सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी, यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट, राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 9वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद को पढ़ेंगे। यह एक संस्मरण है और इस संस्मरण के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। आइए लेखक के बारे में कुछ जान लें। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। देखिए, डायरी लेखन में भी जाबिर हुसैन जी को विशेष ख्याति प्राप्त हुई और इनके डायरी लेखन का विषय जो होते थे वो संघर्षरत आम आदमी होते थे या फिर कुछ विशिष्ट व्यक्ति जिनसे ये खुद प्रभावित होते थे, जिनसे जनमानस प्रभावित होता था, ऐसे व्यक्तित्वों का यह चयन करके अपने डायरी लेखन का विषय बनाया करते थे। और यह भी जो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है, यह भी किसी विशिष्ट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के ही उन्होंने लिखा है और वह विशिष्ट व्यक्तित्व है प्रसिद्ध पंछी वैज्ञानिक सालिम अली। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जाबिर हुसैन ने यह संस्मरण लिखा है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पंछी विज्ञानी का यहाँ तात्पर्य है बर्ड वाचर, पंछी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। देखिए, यह जो संस्मरण है यह प्रसिद्ध पंछी विज्ञानी सालिम अली को स्मरण करते हुए उन्होंने लिखा है और उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनके जीवन के लक्ष्य से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनके जो कृत थे उनसे जाबिर हुसैन काफ़ी प्रभावित होकर के उन्होंने संस्मरण लिखा है। उनके सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था, उनके अंदर कौन कौन से गुण थे, किस प्रकार से उन्होंने लेखक को प्रभावित किया कि वह संस्मरण उनके जीवन पर संस्मरण लिखने के लिए बाध्य हो गए। तो आइए सालिम अली के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानते हैं, उनके जीवन लक्ष्य के बारे में जानते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। उनके कंधे पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह जो सफ़र है यह पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पंछी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? बिल्कुल नहीं गा सकेगा, क्योंकि सालिम अली अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सालिम अली की तुलना यहाँ लेखक ने एक वन पंछी से की है
ऐसे वन पंछी से जो अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटियों में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर सालिम अली का जीवन भी कुछ इसी तरह का रहा। वह गीत की भांत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, अपने लक्ष्य के पीछे चलते रहे और अपने लक्ष्य के साथ वो प्रसन्नतापूर्वक वो जीते रहे और उसी काम में लगे लगे उनकी मृत्यु भी चुपचाप हो गई। अब कोई भी उन्हें जगाने का प्रयास करना नहीं चाहेगा। सालिम अली जो है एक सैलानी थे, पंछी वैज्ञानिक थे, बर्ड वाचर थे, यायावर थे। यायावर का मतलब घुमक्कड़। देखिए, जो पंछी वैज्ञानिक होगा, जो प्रकृति के बारे में जानने की इच्छा रखेगा, उसे प्रकृति के बीच जाना होगा। उसके अंदर अब स्वतः ही घुमक्कड़ी का स्वभाव आ जाएगा घूमने का समय, क्योंकि प्रकृति को जानना है तो प्रकृति के बीच जाना होगा, प्रकृति के बीच में रहना होगा। और चूँकि सालिम अली एक पंछी वैज्ञानिक थे, तो वह सैलानियों की भांति अपने कंधों पर, पीठ पर अपना सामान उठाए, आंखों पर दूरबीन चढ़ाए, दूर दूर तक दृश्य को देखते देखते वह देखने वाले वह एक यायावर सैलानी थे, घुमक्कड़ थे, पंछी वैज्ञानिक थे और पंछियों की खोज में वह हमेशा निकल जाते थे। ठीक है, जो पंछियों के रहस्य को जानने के लिए, पंछियों के संसार को खोजने के लिए, उन्हें बचाने के लिए तमाम विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं किए रहते थे, तमाम स्वप्न देखा करते थे। ठीक है, वह एक जिज्ञासु पंछी वैज्ञानिक थे। ठीक है, नए नए पंछियों के बारे में जानना, उनके जीवन रहस्यों के बारे में जानना, उनके क्रियाकलापों के बारे में जानना और उनके इसी स्वभाव के कारण, उनकी इसी खोजी प्रवृत्ति के कारण पंछियों के रहस्य भरे संसार को खोजने और उसे बचाने में जो लगे हुए उनके कल्पनाशील विचार थे, उनकी जिज्ञासु जो प्रवृत्ति थी, इसी प्रवृत्ति को लेखक ने सांवले सपनों का हुजूम कहा है कि कभी भी उनके ये स्वप्न जो हैं, हमेशा उनकी आंखों में ऐसे ही स्वप्न रहा करते थे, पंछियों के रहस्य को जानने का, उनके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करने का और तरह तरह की इच्छा व्यक्त करके उनके संरक्षण के बारे में तरह तरह के विचार, उनके तरह तरह के वो स्वप्न लेकर के आगे बढ़ते रहते थे, उनके संरक्षण के बारे में सोचते रहते थे। सालिम अली का जीवन जो है एक पूरा जीवन अंत तक पंछियों के सुंदर रहस्यों को जानने और पहचानने में ही बीत गया। उनकी जो हमेशा वो नई नई इच्छा और नई नई कल्पना के साथ संजोए हुए अपने साथ संजोए हुए चलते रहते थे और उनकी आखिरी जीवन यात्रा भी इसी स्वप्न को, इसी कल्पनाओं और इसी स्वप्नों को संजोए हुए उनकी इसी स्वप्न को पूरा करने के प्रयास में उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे ही कल्पनाओं के साथ वह अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर भी निकले थे और इन्हीं सपनों के साथ उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें भी ली। तो इस पूरे गद्यखंड में लेखक ने सालिम अली के जीवन के बारे में बताया है कि वह हमेशा एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे, एक सैलानी थे, एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे, पंछी प्रेमी व्यक्ति थे, प्रसिद्ध पंछी वैज्ञानिक थे, जो हमेशा ही पंछियों की खोज में निकल जाते, उनके जीवन रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए अपने पीठ पर बोझ उठाए, आंखों पर दूरबीन चढ़ाए, हमेशा नए नए सफ़र पर निकलते रहते थे। वह यायावर थे, घुमक्कड़ थे। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, कल्पनाशील थे और ऐसे स्वप्न पंछियों के संरक्षण और उनके जीवन, उनके रख रखाव, उनके बचाव और के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं और तरह तरह के स्वप्न देखा करते थे, तरह तरह के सपने सजोए रहते थे। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए पंछी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पंछियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पंछियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। बिल्कुल, वह सालिम अली ही थे जो पंछियों की चहचहाहट को सुनकर उनके अंदर आनंद की गुदगुदी होने लगती थी, रोमांच का सोता फूटने लगता था उनके अंदर। ठीक है, वो सालिम अली एक समर्पित पंछी प्रेमी थे, पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे पंछियों के रहस्य को जानने के लिए, पंछियों के जीवन और उनके क्रियाकलाप को समझने के लिए वो पूरी तरह से निष्ठावान थे, प्रकृति के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे। प्रकृति के बीच जा कर के वो प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे।
वे पंछियों की दुनिया को अपने आनंद के लिए नहीं, बल्कि उनको ये आनंद को बनाए रखने के लिए, पंछियों के आनंद को बनाए रखने के लिए देखते थे। वह इसलिए जाते थे ताकि वे पंछियों के जीवन उनके क्रियाकलाप को जाने और साथ ही साथ उनके जो है उनके रखरखाव के, उनके संरक्षण के बारे में प्रयास कर सके। वे समर्पित पंछी प्रेमी थे। वे पंछियों की दुनिया में को अपने आनंद के लिए नहीं, बल्कि उनके आनंद को बनाए रखने के लिए देखते थे। वह पंछियों को उन्हीं की इस कारण वे पंछियों को उन्हीं की दृष्टि से देखते थे। जैसे लोग क्या करते हैं, लोग प्रकृति को, लेखक ने कहा है लोग प्रकृति को, लेखक ने बताया है कि एक बार सालिम अली ने कहा था कि वर्षों पहले उन्होंने खुद कहा था कि लोग पंछियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आदमी की नज़र से देखने का मतलब क्या है? आदमी बहुत ही स्वार्थी होता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहता है और इसी दृष्टि से वो इन सारी चीज़ों को देखता है, प्रकृति हो या पशु पंछी हो। ठीक है, तो वही बताने का प्रयास उन्होंने कहा है कि लोग प्रकृति को, पहाड़ों को, झरनों को और जंगलों को, आबशारों का मतलब यहाँ झरनों से है, ठीक है, जंगलों को, प्रकृति को अपनी नज़र से देखते हैं। वे इनके होने और न होने से सिर्फ अपने भले बुरे के बारे में सोचते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है, इससे हमारा क्या सुख है, क्या हानि है। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। यानी कि अधिकांश लोगों का उसको देखने का नज़रिया जो होता है स्वार्थ का होता है। अधिकांश लोगों का उनको देखने का नज़रिया, इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्राकृतिक घटकों को देखने का नज़रिया जो होता है स्वार्थ का होता है। पंछियों का जो है, ये सालिम अली थे जो पंछियों की आवाज़ को सुनने के बाद उनके अंदर रोमांच का सोता फूटने लगता था। वो मानव भी उन्हें क्या करता है, उन्हें अपनी ही दृष्टि से देखता है, अपने मानव की आदमी की नज़र से देखता है। और वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं इस कि पंछियों की भाषा जो है क्या है, अलग होती है, उसको समझ पाना कठिन होता है। मनुष्य उसे समझना नहीं चाहता, ठीक है, उसे जानना नहीं चाहता। पंछियों की अपनी अनुभूति होती, जिन्हें वो क्या करते हैं, पंछी अपने क्रियाकलाप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वरों के माध्यम से अपने क्रियाकलाप को व्यक्त करते हैं और इन सारी चीज़ों को समझ पाना मनुष्यों की बस की बात नहीं है। ठीक है, और उनकी मधुर आवाज़ हर व्यक्ति को रोमांचित नहीं कर सकती। जो कि उन पंछियों के प्रति लगाव नहीं रखेगा वह उनसे रोमांचित, जो व्यक्ति उन पंछियों के प्रति लगाव नहीं रखेगा वह उनके स्वरों से रोमांचित नहीं होगा। लेकिन उनके स्वरों को सुनने के बाद सालिम अली के कानों में रोमांच का सोता फूट उठता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वह बहुत बड़े पंछी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे। इस वजह से वे उनका प्रकृति के प्रति अनूठा अनुराग था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुख भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज कर देने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज कोई भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम का एहसास दिला देता है। हर जगह, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता होगा कि देगा तो लगता है हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं, जिससे आपका लगाव होता है, जिससे आपकी आस्था होती है, उसके प्रति आप वहाँ के प्रति, जैसे हमारे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जिसके प्रति हम आस्थावान हैं
और वहाँ जाने पर हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव, हमारे मन में श्रद्धा का भाव मरने लगता है, हमारी आस्थाएं जागृत हो जाती हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति आस्था जगने लगती है और हम कल्पना के माध्यम से ही वहाँ पर घटित होने वाले वर्षों हजारों लाखों साल पूर्व उन घटनाओं को हम स्मरण करने लगते हैं। कल्पना के माध्यम से वो हमारे आंखों के सामने घटित होने लगते हैं। ठीक है, ये हमारी आस्था का ही परिणाम है, यह हमारी आस्था का ही प्रतिफल है कि हम उस चीज़ों को महसूस करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, पता नहीं कब वो घटनाएं वहाँ पर घटी होंगी, कितने सैकड़ों हजारों साल पहले वो घटनाएं वहाँ पर घटी हुई होंगी। ठीक है, लेकिन ये हमारे आस्था का ही ये हमारे आस्था और हमारे उस जगह के प्रति हमारे अनुराग का ही प्रतिफल है कि वो सारी चीज़ें कल्पना के माध्यम से हमारी आंखों के सामने साकार होने लगती हैं। तो ये लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृंदावन में यमुना का सांवला पानी हर सैलानी को कृष्ण की नटखट लीलाओं को याद करा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वृंदावन कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है, कर्मस्थली रही है। ठीक है, वहाँ पर श्री कृष्ण ने यमुना के सांवले पानी में जो है तमाम जल क्रीड़ाएँ की हैं, गोपियों के साथ छेड़छाड़ की है, शोक गोपियों के साथ रास रचाया है। वहाँ पर तुलसी वन में उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया है, वहाँ की गलियों में बांसुरी बजाया है। ये तमाम चीज़ें हम कल्पना के माध्यम से सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और वहाँ जाने पर ये सारी चीज़ें हमारे मन में साकार होने लगती हैं। तो लेखक यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृंदावन में यमुना का सांवला पानी हर सैलानी को कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं का याद करा देता है, उसे अनुभव होने लगता है। जैसे लगता है कि यमुना का जो जल है ऐसा लगता है, सांवला जो है उसका सांवला पानी ऐसा एहसास करे जैसे कि ये कृष्ण के प्रभाव में ही आकर इसका जल सांवला हुआ है। ये सब और सिर्फ हमारी आस्था के कारण ऐसा प्रतीत होता है। कृष्ण की अल्हड़ जो है गोपिकाएँ रासलीला के लिए और कृष्ण की गोपिकाएँ जो हैं उनके साथ अल्हड़ गोपिकाएँ जो हैं, अल्हड़ का मतलब है अपनी युवावस्था में, अपनी यौवनावस्था में आकर के, और वह उनके साथ रास रचाने के लिए यहाँ की गलियों को उन्होंने चुना रहा होगा और यहाँ के कदम के डालियों के नीचे उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या किया होगा, यहाँ की यमुना के किनारे कदम की डालियों को देख करके, कदम के वृक्षों को देख करके ऐसा एहसास होने लगता है कि जैसे यही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, दूध पिया करते थे, माखन की चोरियाँ किया करते थे और मधुर धुन में बांसुरी बजाया करते थे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आस्था का ही विषय है। यहाँ पर पता नहीं कब ये घटनाएं यहाँ घटी रही होंगी, लेकिन वहाँ पर जाने वाला हर सैलानी इस बात को महसूस करने लगता है, इस बात की कल्पना के माध्यम से उसके हृदय में ये घटनाएं साकार होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो भारतीय हैं उनके मन में श्री कृष्ण का बंसी वादन का दृश्य समाया हुआ है। इसलिए जब भी वृंदावन की गलियों से वे जाते हैं तो वो भावनाएं वो साकार होती हैं, वो भावनाएं साकार होती हैं, वो कल्पना के माध्यम से वो सारी घटनाएं आंखों के सामने घटित होने लगती हैं। वृंदावन में जब भी सूरज निकलता है तो ऐसा लोगों को लगता है कि पता नहीं कब किस गली से श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ आ जाएगा और उसकी बांसुरी की मनमोहक ध्वनि स्वर सुनकर सबके कदम ताल रुक जाएंगे। ठीक है, शाम ढलते ही वहाँ की मनोहर शाम को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे अभी श्री कृष्ण किसी गली से अपनी गायों को चराते हुए बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी किस कारण होता है? क्योंकि सभी भारतवासियों ने ये सुन रखा है कि श्री कृष्ण बचपन में श्री कृष्ण गाय चराया करते थे और चराते समय ऐसे ही बंसी वादन किया करते थे। वापस जब आते थे तो ऐसे ही बांसुरी बजाते हुए सबको मुग्ध करते हुए वह इन्हीं गलियों से गुजरते थे। तो ये सब जो है वृंदावन क्या है? वृंदावन एक तीर्थस्थल है जहाँ पर लोगों की आस्था बनी हुई है, भक्तगण दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं और श्री कृष्ण की इसी आने जाने के कारण ही, लोगों के आने जाने के कारण श्री कृष्ण के जो है श्री कृष्ण के भक्ति का प्रभाव यहाँ बना रहता है। लोग यहाँ आकर कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं पूरी तरह से। इनकी श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर जो है उनके हृदय में
को रोमांचित करने लगता है। भले ही वो स्वर कहीं सुनाई न दे रहा हो, लेकिन उसकी कल्पना मात्र ही वो रोमांचित होते हैं। इसलिए ये जो वृंदावन है, इस जगह से श्री कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पंछियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंख पर चढ़ी हुई दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। देखिए, सालिम अली लगभग दिया है उम्र की 70 तक पहुंचने वाले थे, यानी कि उनकी उम्र लगभग कितनी होने वाली थी, लगभग वह 100 वर्ष के लगभग कुछ ही दिन बचे थे, यानी कि कुछ ही दिन या कुछ ही साल बचे रहे होंगे और लगभग 100 साल होने वाले थे, 100 साल के होने वाले थे। उन्होंने जीवन भर यात्राएं की, शरीर से वो कमज़ोर हो गए थे और शायद उनकी मृत्यु कैंसर जैसे बीमारी के कारण हुई होगी। ठीक है, सालिम अली बहुत बड़े पंछी प्रेमी थे। वे अंतिम समय में भी अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए हुए पंछी की खोज के लिए निकल पड़ते थे, खोजते रहते थे और उनकी सुरक्षा के उपाय खोजते रहते थे। पंछियों की सुरक्षा के उपाय वह खोजते रहते थे। सालिम अली की लंबी यात्राओं की थकान उनकी शरीर को कमज़ोर कर दिया। भाई, उम्र के इस पड़ाव पर वह लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए हुए पंछियों के रहस्य को खोजने के लिए, उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने के लिए वह निकल पड़ते थे। तो इस लंबी लंबी यात्राओं के कारण उनका दुर्बल शरीर और भी कमज़ोर हो गया था। तो उनकी आंखें जो थी, उनकी आंखें सदैव पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहती थी। उनकी सुरक्षा के बारे में खोज करते उनकी पंछियों की सुरक्षा के बारे में वो सोचते रहते थे। उनकी खोज के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे और उनकी आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी, अर्थात यह उनका जो स्वभाव था कभी भी खत्म नहीं हुआ। जीवन के अंतिम सांसों तक उन्होंने यह कार्य किया और वह करते रहे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी। देखिए, सालिम अली बहुत बड़े बर्ड वाचर थे और यह बात बार बार कहा जा चुका है और बताया जा चुका है। बहुत सूक्ष्म रूप से वह पंछियों का निरीक्षण करते थे, उनकी सुरक्षा के उपाय खोजते रहते थे। सालिम अली की नज़रों में एक अद्भुत शक्ति थी। वह दूर दूर तक फैली हुई प्रकृति की सम्मोहन को अपनी आंखों में बसा लेते थे। प्रकृति के प्रति वो गहरा प्रकृति के प्रति और प्रकृति के रहस्यों के प्रति, प्रकृति के हर घटक के प्रति उनका गहरा अनुराग था, प्रेम था। ठीक है, सालिम अली बहुत बड़े पंछी प्रेमी होने के कारण वे प्रकृति से प्रभावित होने वाले के बजाय, ठीक है, वो सालिम अली बहुत बड़े पंछी प्रेमी के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे और प्रकृति से प्रभावित होने की बजाय वह प्रकृति को प्रभावित करने वाले लोगों में से थे। ठीक है, अर्थात वह प्रकृति के रख रखाव के बारे में सोचा करते थे, उसके वे संरक्षक थे। ठीक ना। और उनका इस प्रकार जो प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग था, जो गहरा प्रेम था, इस जो प्रेममयी दुनिया थी इस प्रेममयी दुनिया को गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना ने भी उनका साथ दिया था। तहमीना उनके बचपन की उनके साथ पढ़ी हुई सहपाठी थी जो उनके साथ बचपन में उन्होंने
उनके साथ पढ़ाई की थी और आगे चल कर के वो उनकी जीवन साथी भी बनी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। देखिए, इनके जीवन में बहुत सी रोमांचकारी जो है उनके जीवन में बहुत से अनुभव और घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे ही कुछ रोमांचक तथ्यों को लेकर के और अपने ऐसे कुछ विचारों को लेकर के एक छोटी सी घटना वो बताते हैं कि जो है सालिम अली केरल की साइलेंट वैली, केरल में साइलेंट वैली है को केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी गर्म हवाओं की झोंकों का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था उससे साइलेंट वैली को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। इसकी चिंता को व्यक्त करते हुए वो इस बात को प्रकट करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और चौधरी चरण सिंह प्रकृति के महत्व को समझने वाले व्यक्ति थे, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति थे, प्रकृति कितनी जीवनदायी है इस बात को जानने वाले व्यक्ति थे। तो इस बात को जानने के बाद, साइलेंट वैली के संभावित खतरों को जानने के बाद और सालिम अली के प्रकृति प्रेम को समझने के बाद उनकी आंखें नम हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा प्रकृति प्रेमी या इतनी सूक्ष्म निरीक्षक कैसे हो सकता है। प्रकृति इतनी गहरी नज़र, इतनी प्रकृति के प्रति इतना अनुराग किसी व्यक्ति का कैसे प्रकट हो सकता है, कितना समर्पित कैसे हो सकता है। यह सोच करके ही सालिम अली के समर्पण को देखकर उनकी आंखें भर आई थी कि सालिम अली इतने बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पंछियों की वकालत करेगा? सालिम अली भी नहीं है, सालिम अली जैसा प्रकृति प्रेमी भी नहीं है। और प्रकृति प्रेमियों के और प्रकृति के और सालिम अली ही नहीं, देखिए, जो प्रकृति का संरक्षण करे, उनका रखरखाव करे, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे, वो तो प्रकृति प्रेमी है ही, लेकिन जो उनकी बातों को समझे वह भी बहुत बड़ा प्रकृति प्रेमी है। तो सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी तो थे और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह वह भी एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। इस वजह से उन्होंने सालिम अली की बातों को ध्यान में रखते हुए उनके एक तत्कालीन समय में आवश्यक कदम उठाए थे। तो आज ये दोनों लोग हमारे बीच नहीं है। प्रकृति की रखरखाव करने वाले, प्रकृति की रखरखाव की वकालत करने वाले लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। और इस बात की चिंता लेखक व्यक्त कर रहा है कि आज वो नहीं है, अब प्रकृति की रखरखाव की वकालत करने वाला कौन है? ठीक है, कौन है जो ऐसा कार्य करेगा? तो जाहिर सी बात है, आज वे प्रकृति हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए जीवनदायी है, हमारे लिए एक वरदान है। तो इसे बचाने का कर्तव्य, इसे बचाने का दायित्व तो हम सबका है। हमें यह कार्य करना चाहिए, प्रकृति का रखरखाव और उसके संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जितना भी हम कर सकें उसे हमें करना चाहिए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो लिखा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीदा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीदा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। देखिए,
ये कहने का तात्पर्य क्या है, D.H. लॉरेंस भी एक बहुत बड़े कवि थे, उपन्यासकार थे, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के, और प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग था, प्रेम था, बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी भी थे। उनकी पत्नी फ्रिदा लॉरेंस से जब उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया, कुछ लिखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वो उनकी पत्नी ने कहा लॉरेंस बहुत स्वभाव से बहुत ही खुले और सीधे साधे इंसान थे, और उन्हें गौरैया पंछी से बहुत अधिक लगाव था। उनके बारे में मुझसे ज़्यादा तो मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती थी। वो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। वो भी D.H. लॉरेंस उनकी पत्नी होने के बाद भी उन्होंने उनके बारे में लिखने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा उन्हें लगता था कि लॉरेंस के बारे में मुझसे कहीं अधिक ज़्यादा जानने वाली कौन है, मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया। वह उसके साथ काफ़ी समय बिताया करते थे, उसके साथ काफ़ी समय उनका गुजरता था। वह छत पर आती थी और लॉरेंस उसके साथ काफ़ी समय बिताते थे, जैसे लगता था कि मेरी जगह वही उनकी अंतरंग संगिनी बन गई है, ठीक है। तो इस घटना से यह पता चलता है कि लॉरेंस भी जो थे बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे, और पंछियों के प्रति भी उनका गहरा प्रेम था, अनुराग था, ठीक है। पंछियों के प्रति उनका गहरा अनुराग था। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक हमेशा पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। देखिए, यहाँ बात की जा रही है सालिम अली के बचपन की बात, कि कैसे वो पंछी वैज्ञानिक बने। और लेखक ये बता रहा है कि जो लोग जटिल स्वभाव वाले होते हैं वे कभी भी सालिम अली को समझ नहीं पाएंगे। सालिम अली बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उनको समझने के लिए अपने मन से छल और कपट को निकालना पड़ेगा, सरलता लानी पड़ेगी। वह कभी भी जटिल स्वभाव वाले व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाएंगे, और उनकी सीधी सादी सरलता ही उन्हें महान बनाती है, सालिम अली को महान बनाती है। एक बार वो बताया गया, लेखक ने बताया कि एक बार कैसे वह पंछियों की खोज में वह कैसे निकलने लगे, कैसे वो पंछी वैज्ञानिक बने। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से, जैसे हम लोग भी जब छोटे रहते हैं, बचपन में होते हैं, तो तमाम तितलियों को पकड़ना, पंछियों को पकड़ना, ये छोटे छोटे बच्चों का शौक़ होता है, प्रयास होता है कि वह उन्हें पकड़ करके अपने उन्हें पकड़े, और इसके लिए वह उन्हें गुलेल से मारना, टोकरी रख करके पकड़ना, ये तमाम प्रयास करते रहते हैं। तो इसी प्रयास में एक बार सालिम अली के एक एयरगन से क्या हुआ, एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। तभी से सालिम अली जो है गौरैया की देखभाल और खोजबीन में लग गए, और उनकी पंछियों के जीवन में इतनी रुचि बढ़ी कि वो नई नई खोज में लग गए, ठीक है। इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे, कभी भी वो रुके नहीं, डगमगाए नहीं, आगे बढ़ते चले गए, और D.H. लॉरेंस की तरह ही प्रकृति के प्रतिरूप बन गए थे। D.H. लॉरेंस की तरह ही उनका जीवन भी प्रकृतिमय हो गया था। वे पूरी तन्मयता से, पूरी सहजता से और पूरी सरलता के साथ वो प्रकृति के साथ जुड़ गए थे। जटिल प्राणी जो है सालिम अली को नहीं समझ सकता, उनके स्वभाव को नहीं समझ सकता कि वो इतने सरल होते हुए भी इतने महान कैसे हो गए, ठीक है। तो सालिम अली का और लॉरेंस का दोनों का ही जीवन जो है प्रकृतिमय था। प्रकृति के प्रति दोनों गहरा लगाव रखते थे। वो दोनों ही स्वभाव से अत्यंत सीधे, सरल और भोले इंसान थे। तो इस प्रकार से सालिम अली का पंछी वैज्ञानिक बनने के पीछे का एकमात्र कारण था क्या, कि उनके एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ वाली गौरैया, जिसके कारण जिसके रखरखाव में, जिसके बचाव में उनका पंछियों के प्रति इतना अनुराग बढ़ गया कि वह धीरे धीरे पंछियों के बारे में जानने की इच्छा उनकी प्रबल बढ़ हो गई, और वह आगे चल कर के एक पंछी वैज्ञानिक, एक प्रकृति प्रेमी के रूप में उभर कर सामने आए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे।
सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पंछियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली, तुम लौटोगे ना? देखिए, लेखक यह पंक्तियाँ लिख करके सालिम अली के जाने पर अपने दुख को व्यक्त कर रहा है और यह बताने का प्रयास भी उसने किया है कि सालिम अली का जो व्यक्तित्व था वो संसार में किसी टापू के समान ऊंचा था लेकिन सीमित नहीं था। ऊंचा था, विशिष्ट था, लेकिन सीमित नहीं था। वह समुद्र की भांति, लेखक ने कहा है ना, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू तो बने, वो टापू बनने की बजाय टापू के समान ऊंचे तो बने, लेकिन टापू बनने की तरह एक सीमित दायरे में बंधकर वो नहीं रह गए, बल्कि कैसे हो गए, वे अथाह सागर की सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। यानी कि एक छोटी सी सीमा में बंधकर वो नहीं रहे, टापू के समान एक छोटी सी सीमा बंधकर सीमा में बंधकर। टापू का क्या होता है? टापू एक सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है। पानी के बीच में एक पाए जाने वाला एक सीमित लैंड होता है, एक ज़मीन होता है, ठीक है, सीमित भूभाग होता है, ठीक ना। और उसकी सीमाएं बहुत ही निर्धारित होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। तो वह उस निर्धारित एक छोटी सीमा के प्रकृति की दुनिया में एक छोटे से टापू बनने की बजाय वो सागर की भांति बनकर उभरे, ठीक है। सागर की भांति अनंत, अंतहीन और काफ़ी गहराई थी उनके अंदर, ठीक है। प्रकृति की दुनिया में वो प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग रखते थे। उनका जो प्रेम था प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम था वह सागर के समान विस्तृत और विशाल था, ठीक है। उनका ज्ञान असीम था, प्रकृति के प्रति उनका जो लगाव था वह असीम था, ज्ञान असीम था। जो लोग सालिम अली को घुमक्कड़ स्वभाव और भ्रमणशील जो लोग उनके घुमक्कड़ स्वभाव और उनकी भ्रमणशीलता के बारे में जानते हैं, वो जो लोग ये जानते हैं कि कितने सालिम अली कितने बड़े भ्रमणशील थे, कितने घुमक्कड़ थे, कितने जिज्ञासु थे, कितने कल्पनाशील थे, वो लोग उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि सालिम अली अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे सालिम अली क्या है, कहीं पंछियों की खोज में निकले हैं और और जो है कुछ ही देर में या कुछ घंटों में या कुछ समय में या कुछ दिनों में वो हमारे बीच फिर से आएंगे। कैसे आएंगे? दूरबीन लटकाए हुए, गए अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए, अपने नए नए खोजपूर्ण नतीजों के साथ, नए नए रहस्यों के साथ, पंछियों के नए रहस्यों को उद्घाटित करते हुए आकर हमसे मिलेंगे, ठीक है। और आकर मिलकर हमें अपने नए नतीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, सालिम अली आज हमारे बीच नहीं है, अब वह फिर से लौट कर आ नहीं सकते। लेकिन उनके विचार, उनके स्वभाव, उनका जो प्रभाव है, आज भी उससे प्रभावित होने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो सालिम अली जो है, सालिम अली का जो पंछी प्रेम था, जो ज्ञान था, प्रकृति प्रेम था, वह किसी टापू के समान सीमित नहीं था, किसी सीमित दायरे में बंधकर नहीं रहा, बल्कि उनका ज्ञान, उनका प्रेम, प्रकृति प्रेम सागर के समान अथाह था, असीम था, गहरा था और विस्तृत था। और वो जो है किसी टापू के समान एक सीमा में बंधकर नहीं रहे, बल्कि व्यापक रूप से उन्होंने प्रकृति के हर पहलू को छूने का प्रयास किया, प्रकृति के संरक्षण का प्रयास किया, ठीक है। तो सालिम अली जैसे व्यक्तित्वों की कमी है आज हमारे देश में ही नहीं, हमारे संसार में, जो प्रकृति के बारे में सोच सके, प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोच सके, प्रकृति के रखरखाव के बारे में सोच सके। तो सालिम अली के विचारों से प्रभावित होकर हमें प्रकृति संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, उसके रखरखाव के बारे में सोचना चाहिए। प्रकृति को हमें इंसान की, आदमी की नज़र से नहीं, बल्कि प्रकृति को हमें प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। देखिए, इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको असाइनमेंट के रूप में बता दिए जाएंगे, और इस पाठ में जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी वो विद्यालय खुलने पर आपको फिर से बता दी जाएंगी। धन्यवाद।